BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. नमस्कार, रिदम पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत। आज मेरे साथ स्टूडियो में है एक विजेता, मैं कह सकती हूँ एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में विजय पाई है। आप हैं मृदुला वाजपेयी, IRS इनकम टैक्स की प्रिंसिपल कमिश्नर। और आप सिर्फ IRS एक बड़ी अधिकारी ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी साहित्यकार हैं, लेखिका हैं, जिन्होंने अपनी कलम से जनता में आशा फैलाई है और लोगों को अच्छे अच्छे विचारों से रूबरू कराया है। इस समय मेरे हाथ में आपकी लिखी हुई ये पुस्तक है और इस पुस्तक का नाम है A Handful of Purple Sky, My Second Chance of Life, और ये लिखा है मृदुला वाजपेयी ने। मैं इनको डॉक्टर मृदुला वाजपेयी भी कह सकती हूँ क्योंकि आपने इंग्लिश में PhD किया है। मृदुला जी, आपका रिदम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। मृदुला जी, जैसे कि आप IRS ऑफिसर हैं, तो सबसे पहले आप IRS बनने की यात्रा का हमारे दर्शकों को बताइए। मिसेस मेहता, मैं बताऊंगी कि मेरा कभी भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लिखना या उसको ज्वाइन करने का कोई भी प्लान नहीं था। मेरी, जैसा कि मैंने इस किताब में भी लिखा, मेरी मौसी सागर आई थी और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का फॉर्म निकला था और उन्होंने उसको काटा, भरा, पोस्टल ऑर्डर लेकर आई और बोली कि एग्ज़ाम लिख दो एक बार और लखनऊ सेंटर दे देते हैं, लखनऊ घूम जाना। तो उनके बहुत आग्रह पे मैंने फॉर्म भर दिया और लखनऊ जाके मैं प्रीलिम्स लिखाई। उसके बाद मैं अपना आराम से सागर आके वापस बैठ गई। फिर पता लगा कि प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ गया, देखा तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था। अब था कि 2 महीने में मेंस लिखना है, तो क्या टॉप सब्जेक्ट्स लिए जाएं। तो एक तो हिस्ट्री था मेरा, फिर सोचा कि कम समय है तो एक साइकोलॉजी ले लिया गया। फिर मैं मेंस के एग्ज़ाम लिखने के लिए बैंगलोर चली गई, लिखाई। फिर सागर में मैं थी तो वहाँ पे बहुत जल्दी न्यूज़ नहीं मिलती थी, तो मुझे पता लगा अप्रैल में कि मेंस का भी रिज़ल्ट आ गया है। तो हमारे यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे आता था, नौ मुंबई, और दिल्ली वाले में रिज़ल्ट निकला था। तो मैं अपने नेबर्स के यहाँ गई और मैंने उनसे कहा कि पेपर दे दीजिए, तो उन्होंने दिया। तो उसमें मैंने देखा, तो आई, मेरी मदर ने पूछा कि आप क्या हुआ, तो आई सेड कि हो गया है। तो शी सेज कि मतलब कहने की हो गया है तो फिर खुशी की बात है। हाँ। तो मैंने कहा कि हाँ हो गया है, अब चलो इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। तो फिर मैं इंटरव्यू देकर आई और मैं इस तरह से कहते हैं कि शेयर बाय चांस आ गई। मैंने इंग्लिश से MA किया था, मैं अपने हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहती थी या बाहर जाके पढ़ाना चाहती थी, लेकिन आई थिंक कि किस्मत के हैं, डेस्टिनी के हैं, मुकद्दर के हैं, उसको कुछ और मंजूर था, तो मैं आज यहाँ। तो शुरू से आप रैंक होल्डर रही होंगी, पढ़ाई में काफ़ी हाँ अच्छी थी, टॉपर रही। अपने BA में भी मेरे पास गोल्ड मेडल है, MA की भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ यूनिवर्सिटी की, और मैंने अपनी PhD भी बहुत कम समय में 2 साल में ही कंप्लीट की थी। तो पढ़ने में ठीक ठाक थी। ठीक ठाक नहीं, आप टॉपर थी और आप डिजर्व करती थी। थैंक यू। और जैसे कि एक IRS ऑफिसर को मृदुला वाजपेयी कहते हैं, लेकिन जब PhD किया है तो डॉक्टर मृदुला वाजपेयी जस्टिस लगता है। मैं कभी नहीं अपने नाम के आगे लगाती हूँ, और बहुत से लोगों को तो जब देखते हैं तो बहुत सरप्राइज होता है कि अरे PhD भी हो जी, पर मैंने कभी नहीं लिखा। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, लेकिन आप लिखिएगा। आप बहुत बड़ी साहित्यकार हैं, आपने बहुत किताबें लिखी, जाने कितने रंग तलाश के, इंतज़ार थक गया, और भी कई। और आपकी इंग्लिश में PhD है, लेकिन हिंदी में आप बहुत अच्छा लिखती हैं, दोनों भाषाओं पे अच्छा कमांड है। आप लेखन के क्षेत्र में कैसे आई? लेखन के क्षेत्र में भी बाय चांस आ गई। अच्छा। मैं लखनऊ पोस्टेड थी, तो मेरे एक सीनियर थे, वो अब छुट्टी गए। तो लखनऊ में काफ़ी कुछ जो ऑफिस का काम होता है वो हिंदी में होता है, लंबी लंबी नोट शीट्स आपको लिखनी पड़ती। तो मैं, वो छुट्टी गए तो मैंने नोट शीट वगैरह लिखी थी। तो वो जब लौट कर आए बोले कि अरे तुम तो बहुत अच्छा लिखती हो, तो कभी कुछ लिखा है? तो मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं लिखती, थोड़ी बहुत कविताएं लिख लेती हूँ। तो बोले नहीं लिखना चाहिए।
तो एक उन्होंने 2-4 बार मुझसे कहा, तो मैंने कहा चलो मैं लिखना चालू करती हूँ। तो फिर वहाँ से आई थिंक जाने कितने रंग पलाश का जन्म हुआ, जो कि काफ़ी हद तक मेरे मामा की कहानी है। मेरे मामा लेट कैप्टन KL शुक्ला आर्मी ऑफिसर थे और अपना राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के पास आउट थे, और 62 की लड़ाई में चाइनीज़ जो एग्रेशन था उसमें वो शहीद हुए थे सेला पास पर। तो वो कहानी मैंने काफ़ी कुछ, जो फैमिली से मेरे जन्म के पहले की बात है लेकिन मैं सुनती आई थी घर से, तो उसकी लिखी मैंने जाने कितने रंग पलाश की। फिर मेरे कोलीग थे, वो भी काफ़ी बुक्स पढ़ते थे, उनको पढ़ने का शौक़ था, तो मैंने लिखा तो उन्हें दिखाया कि कैसा है, तो बोले है तो बहुत अच्छा, लेकिन आप ये बताइए कि 62 की लड़ाई, इतनी पुरानी बात को कोई पढ़ना चाहेगा? तो मैंने कहा आप क्या करें? तो बोले अब कुछ इस पे जोड़ देते हैं। तो दैट इज़ द टाइम मैंने सोचा कि क्या करें। तो कुछ मेरी जानने वाले थे, फ्रेंड्स थे, उनके लाइफ में कुछ टर्मोइल चल रहा था, तो उसको लेते हुए फिर वो देव और मृणालिनी को मैंने उसमें पैच कर दिया ऊपर से, जो कि लगता नहीं है बिल्कुल। और उसी के पहले कारगिल वाला युद्ध हुआ था, तो काफ़ी कुछ अच्छे से उसमें पैच वर्क कर पाई मैं, और बढ़िया हो गया। और इत्तेफाकन मैंने आपकी वो बुक पढ़ी जिसमें 2 कहानियाँ एक साथ चलती हैं, और एक फौजी अफसर बलिदान हो जाता है लेकिन दूसरा लौट के आता है। दैट ऑप्टिमिज्म, जिसमें आपने ये बता दिया कि फौजी की वाइफ को हमेशा निराशा नहीं, आशा भी मिलती है। मैं एक जाने कितने रंग पलाश से ये बताना चाह रही थी कि जब कोई हमारा ऑफिसर या जवान या कोई भी शहीद होता है, तो या कोई लड़ाई होती है, तो जनरली ये बात होती है कि भाई कौन जीता, किसके क्या लॉस हुए, किसको कमेंडेशन मिला, किसको मेडल मिला, लेकिन जो परिवार होता है उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। तो मैं ये दिखाना चाहती थी, कि बताना चाहती थी लोगों को कि युद्ध में वो भी शहीद होते हैं जिनको गोली नहीं लगती। हाँ, तो जो परिवार रह जाता है उसके लिए, क्योंकि मैंने अपनी मदर को, अपने नाना को, क्योंकि जब मेरे मामा शहीद हुए थे उस समय ना बॉडीज आती थी, कोई प्रचलन नहीं था, तो वो बात तक उनके लौटने का इंतज़ार करते रहे। और इसलिए आपकी अगली बुक थी और इंतज़ार थक गया। नहीं, और इंतज़ार थक गया टोटली डिफरेंट उससे थी। यू कैन से कि एक इंटर रिलीजन मैरिज के ऊपर थी। अच्छा। और उसमें काफ़ी कुछ मैंने अपने स्कूल की बातें लिखी थी, काफ़ी कुछ मेरी पर्सनल लाइफ से भी जुड़ी हुई थी, और मेरे जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनके नाम काफ़ी हद तक मेरी बेटी देती है, क्योंकि पहली वाली किताब में जब हम पैचवर्क कर रहे थे तो मेरे कोलीग बोले क्या नाम रखें, तो मैंने एकदम से बेटी का नाम याद है, मृणालिनी लिख दिया। तो शी वॉज वेरी अनॉयड, उसने कहा कि नहीं मेरा नाम क्यों लिख दिया, और इतनी वो हर समय दुखी रहती है, रोती रहती है, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर उसके बाद नाम उसने देना शुरू किया, तो फिर और इंतज़ार थक गया मैं। शी सेड नहीं, हीरो का नाम देवेंद्र रखो, डैडी का नाम पे रखो, और दामिनी ऑफ कोर्स ऐसे ही रख लिया हमने। फिर मेरी जो 3rd बुक थी अब इस दिल से क्या कहूँ, उसमें अंजलि इज द मेन कैरेक्टर, और फिर एक ख्वाहिश ने में हिबा और तारा हैं, वो हैं, और फिर ऑफ कोर्स वो अंटिल यू कम होम मैंने इंग्लिश में लिखी, और ये वाली है, ये तो मेरी खुद की लाइफ है, तो अपनी आत्मकथा, ये तो अपनी आत्मकथा है। बाकी देखिए कि जो किताबें लिखी तो बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहते हैं, और इत्तेफाक कहा जाए या संजोग कहा जाए, आप खुद भी एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं, हस्बैंड इज ब्रिगेडियर, सो एक IRS, एक डिफेंस ऑफिसर, तो ये एक इत्तेफाक था या? इत्तेफाक तो नहीं था बस हम मिले, दोस्ती हुई और फिर साथ हो लिए। और बहुत अच्छा लगता है, दोनों ही एक ऑनर के अपने अपने फील्ड संभाले हुए हैं, उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं, जैसे कि ब्रिगेडियर देवेंद्र और डॉक्टर मृदुला जी। इस बुक के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगी। थैंक यू। क्योंकि मुझे ये मालूम है कि एक ब्रेन और ब्यूटी का प्यारा सा कॉम्बिनेशन, मृदुला वाजपेयी, इनकी ज़िंदगी में भी एक बड़ी बाधा आई, और इनको अपनी व्यस्त ज़िंदगी में जब पता लगा कि उन्हें कैंसर डायग्नोज हुआ है, और ब्रेस्ट कैंसर कुछ हद तक बढ़ चुका था, लेकिन
आपने उसके साथ संघर्ष किया, आपने ये साबित किया कि अगर हिम्मत हो तो हम जीत हासिल कर सकते हैं। आप विजेता हो। एक विजेता होने के नाते मैं आपका स्टूडियो में अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। थैंक यू। कैसे पता लगा, क्या था ये सब? नहीं, मुझे कुछ समय से तकलीफ थी और वो कहते हैं कि बॉडी वार्निंग सिग्नल्स देती है, पर मैंने उसे कुछ समय तक इग्नोर किया क्योंकि जनरली लेडीज़ अपने जो हेल्थ होती है उसको इग्नोर करती हैं और कामों में लगी रहती हैं। और मैं तो वर्किंग भी थी, तो ऑफिस का भी काम और घर का काम सब देखना, हस्बैंड बीइंग एट अ डिफरेंट स्टेशन। तो जब मैं गई अपना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए तो डॉक्टर ने कहा ये तो ठीक नहीं लगता है। फिर मैं वहीं से गई अकेले मेमो कराने के लिए, तो वहाँ पे भी डॉक्टर ने कहा ये ठीक नहीं है। तो मैं जब लौट रही थी तो मैंने कहा चलो घर में, क्योंकि मम्मी बार बार फ़ोन कर रही थी कि क्या हुआ क्या हुआ। तो जब घर आई तो फिर मैं मतलब बोल ही नहीं पाई, कुछ बहुत परेशान थी। तो फिर उसके बाद हम लोग को बायोप्सी के लिए मुझे जाना था, तो उस समय मृणालिनी चीनी मेरे संग बोली कि हम भी चलते हैं। तो हम फिर बायोप्सी के लिए गए। तभी भी डॉक्टर ने भी कह दिया बिफोर, जब सैंपल ले रहे थे, कि ये कुछ ठीक नहीं लगता, इट डजंट अपीयर टू बी गुड। तभी से टेंशन शुरू हो तो गया टेंशन तो क्या है, पर मैंने कहा नहीं चलो। उस दिन महीने का पहला दिन था, 1 सितंबर 2017 थी। तो मैंने कहा नहीं ऑफिस चलो, आज पहला दिन है, बहुत काम है। तो मैं चीनी को लेके ऑफिस गई और मैंने अपना काम निपटाना चालू किया। और उसी दौरान मेरी फ्रेंड हैं अंजलि त्रिपाठी, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। उनके रिलेटिव हैं डॉक्टर हरित चतुर्वेदी, हु वाज माय ऑन्को सर्जन। तो मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है अंजलि और तुम बात करो। तो उसी बीच में अंजलि से बात हुई और डॉक्टर हरित का भी फ़ोन आ गया। फिर मैंने डॉक्टर हरित से कहा कि मैं मिलने आऊँगी आपके पास, हमने ये टेस्ट करा लिए हैं। तो बोले आप आ जाइए। तो फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं मैं आपके पास थर्सडे को आऊँगी। तो इससे हाँ थर्सडे को आ जाइए। तो आई थिंक कि वो अंजलि के कारण उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मेरे विम्स और फैंसीज़ को एंटरटेन किया कि आई सेड कि आई वांट टू मीट यू ऑन अ थर्सडे, आई वांट माय सर्जरी ऑन अ मंडे, ऐसे करके। तो मैं गई और फिर हाँ जब ये फर्स्ट के बाद फ्राइडे था, सेकेंड समझ के बाद सैटरडे संडे था। तो 2 दिन तो मैं बहुत परेशान रही, रोई। फिर मुझे कहा नहीं कि भैया आप उठ के चलना है। तो फिर मैंने मंडे को मेरे जो पब्लिशर हैं विकास रखीजा, इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैंने विकास को बुलाया और विकास को बताया। तो विकास इज़ अ पब्लिशर ऑफ मोटिवेशनल बुक्स। तो ही सेज नहीं सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, और यू गॉट टू लिव फॉर योर डॉटर। फैमिली है, मदर है, हस्बैंड है, सिस्टर है, सब लोग हैं, लेकिन बेटी छोटी है, तो यू गॉट टू लिव फॉर योर डॉटर। और आई थिंक दैट थिंग अपील टू मी। और उसके बाद मैंने कहा नहीं अब तो आई हैव टू गेट अप एंड गेट गोइंग। और ही प्रोवाइडेड ऑल द हेल्प एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एट दिल्ली, बिकॉज आप मेस में तो रहने लगे जाके, लेकिन आपको व्हीकल चाहिए और भी चीज़ें। तो मैं अपनी जो ये इलनेस थी किसी को बताना नहीं चाहती थी। आई डिडंट वांट टू सी दैट लुक ऑफ सिंपैथी एंड पिटी इन द आईज ऑफ पीपल। तो उन्होंने ही प्रोवाइडेड ऑल द हेल्प। और फिर मैं गई, चेकअप कराया, वापस आई लौट के। फिर 1 वीक तक काम किया मैंने अपना ऑफिस का जो पेंडिंग था। देन आई लेफ्ट ऑन अ संडे विच वाज 17 सितंबर। फर्स्ट को डायग्नोस हुआ था और 18th वाज माय सर्जरी। तो आई वेंट। अब ये जरूर है कि 17 को जब मैं पहुंची मेस में, माय हस्बैंड हैड ऑलरेडी अराइव्ड और सिस्टर आने वाली थी। तो देन दैट सर्ज ऑफ सेल्फ पिटी हिट मी कि व्हाई मी, तो मेरी वो फीलिंग आती है। तो मैं तो रोई थोड़ी देर, फिर आई स्लेप्ट ऑफ। जब सो के उठी तो दैट सेल्फ पिटी हैड गॉन। और मैंने कहा चलो बाहर खाना खा के आते हैं, बिकॉज जल्दी खा लें, बिकॉज सर्जरी है तो अगले दिन मुझे कुछ खाना नहीं है रात में, मतलब जल्दी खाना है, रात भर कुछ खाना नहीं। और हम लौट कर आए और नेक्स्ट डे वाज माय सर्जरी। और सर्जरी मेरी हो गई बढ़िया से, 24 आवर्स में मुझे डिस्चार्ज कर दिया। तो विद दैट ड्रेन हैंगिंग ऑन माय बॉडी। और क्योंकि मेरा सर्जरी हुई और 26 लिम्फ नोड्स वर आल्सो रिमूव्ड, तो दे अटैच्ड अ ड्रेन टू माय बॉडी। तो उसको लेकर 24 घंटे के बाद मैं निकली। तो मेरे हस्बैंड ने व्हील चेयर बुलाई। तो मैंने कहा नहीं मैं व्हील चेयर पे नहीं जाऊंगी। मैं अपना धीरे धीरे चल के लिफ्ट से नीचे आई। सागर रत्ना है वहाँ पे, मैक्स साकेत में, वहाँ पे गए, कॉफ़ी पी, डोसा खाया और मेस आ गए। फिर अगले दिन हस्बैंड के संग में अलवर चली गई, वॉज पोस्टेड इन अलवर। मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी विद द ड्रेन एंड ऑल, क्योंकि मेरी मदर और डॉटर उसको देख के अपसेट होंगे
और दूसरी चीज़ें मैंने किसी को बताया नहीं था कि किस ले गई। मैंने ऐसे ही 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। मेरे बॉस वाज नोइंग और 1-2 ऑफिस के कोलीग्स जानते थे, वो वेरी सपोर्टिव, दे केप्ट माई कॉन्फिडेंस क्लोज टू द हार्ट। कुछ बताया नहीं, मैं चली गई। फिर 8 दिन के बाद मेरी वो स्टिचेस रिमूव हो गए, ड्रेन हट गया, इधर आ गई। उसके बाद 24 अक्टूबर से मेरी कीमो स्टार्ट हो गई और 2 कीमो के बाद मेरे बाल जाने लगे और दैट वाज द थिंग दैट आई कुड नेवर रिकनसाइल टू लूजिंग माई हेयर। थैंक्स टू माई डॉक्टर फ्रेंड्स 2 दिन में मेरे आर्टिफिशियल हेयर बन के आ गए, तो उससे जान में जान आई। और नहीं तो बिकॉज मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत मतलब इतनी परेशान तो मैं ना डायग्नोसिस पे हुई ना सर्जरी पे हुई, बाल जाने पे जितना हुई। मैंने चीनी को बोला भी कि चीनी अब तो सबको पता लग जाएगा, तो बट बाल आ गए बढ़िया अपना ऑफिस जाती रही, ऑफिस जाती गई। अच्छा। तो 8 कीमो मेरे थे 15-15 दिन पे और 25 रेडियो थे मेरे। मतलब रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सब सर्जरी, कीमो, रेडियो। बीच में मेरा WBC काउंट बहुत गिर गया था, कीमो के दौरान गिर जाता है, तो 611 618 कुछ हो गया था। तो 3 दिन हॉस्पिटलाइज रही, ठीक ठाक हो गई। और मेरे जो डॉक्टर थे यहाँ पे, डॉक्टर TP साहू, उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी बोला रिंग करके कि भाई बहुत सिचुएशन ग्रिम है, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। मेरे हस्बैंड का तभी कंपैशनेट ग्राउंड पे पोस्टिंग हो गई थी भोपाल, और बट ही वाज हैंडिंग ओवर चार्ज। तो वो बोले क्या करूँ, तो मैंने कहा नहीं तुम नहीं आओ, आई विल मैनेज। बट आपने हिम्मत रखी। मैंने इस बुक में देखा, आपने लिखा है व्हाई मी। फिर आपने ये भी लिखा है कि बहुत रोना आया और बाद में पिलो से भी आपने कहा अपने आंसुओं के लिए। और ये भी लिखा कि अगर तकलीफ आती है तो निकल भी जाती है, बिकॉज अगर हौसला बुलंद हो। क्योंकि मुझे हमें कभी भी डर नहीं लगा। मुझे हमेशा लगा कि जब भी प्रॉब्लम आई तो मुझे लगा कि जैसे कि प्रॉब्लम एक तरफ से आई, मदद, लोगों का केयर, अफेक्शन इतनी तरफ से आए, एवरीबडी, मेरी फैमिली, मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स, मेरे ऑफिस के लोग, मेरे सीनियर्स इन दिल्ली फॉर रिटेनिंग मी एट भोपाल ऑन माई प्रमोशन, एवरीथिंग। मुझे लगा कि नहीं हो जाएगा। और मुझे भगवान पे बहुत भरोसा था कि आई ऑलवेज न्यू दैट गॉड यू आर देयर फॉर मी। और आपने उसमें स्कूल की कॉन्वेंट सागर, हाँ, आपने उस प्रेयर का भी उल्लेख किया है, लॉर्ड फॉर टुमारो एंड इट्स नीड्स आई डू नॉट प्रे। यस। क्योंकि मेरे लिए इतना, जब कीमो वगैरह लेके फिर ऑफिस जाना, सुबह जाना, तो मतलब मैंने अपने छोटे छोटे टारगेट्स रखे थे। कि जैसे अगर मैं अपना दिन का काम है कि सुबह उठी, तैयार हुई, बाल वगैरह नकली लगाए, चीनी यूज्ड टू डेक मी अप, डैंगलर्स और आईलाइनर एंड लिपस्टिक एंड एवरीथिंग, तैयार होके गई, फिर थोड़ा घर का काम किया, ऑफिस का, तो डे टू डे काम होता था ना। तो उससे मैं खुश हो जाती थी, क्योंकि बहुत लंबे टारगेट्स नहीं मैंने रखे अपने लिए। और आपका ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने ज़िंदगी के पास्ट, आप जिसे कहते हैं ना, डॉट्स कनेक्ट किए और उसके साथ लाइफ को आगे बढ़ाया, अच्छी मेमोरीज़ को याद रखा। और ये भी जिक्र किया है कि अगर ज़िंदगी में अच्छी मेमोरीज़ को साथ लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बनी रहती है। देखिए, उसके लिए मैं यही कहूँगी ना कि आगे तो बस मुझे चलते जाना था। कुछ बहुत ज़्यादा सोचना देखना नहीं हो था। पीछे बहुत अच्छी अच्छी यादें थी, गुड़िया की शादी, बुढ़िया के बाल वाला, बैलून वाला, और वो झूला झूलना और जिप्सी कैरावन को देखना, ये सब चीज़ें थी। तो बस अच्छी यादों ने आपके उस प्रेजेंट को एक अच्छा वक्त बना दिया। बहुत अच्छा, मतलब पास्ट कनेक्ट रहा। और इंसान अगर पॉजिटिव रहे और ईश्वर पे ट्रस्ट करे तो कहीं ना कहीं असफलताओं को हम हरा देते हैं। हाँ, वो है। और मुझे लगता है कि आई थिंक मेरे जो एल्डर्स थे, मेरे फैमिली थी, मैंने खुद भी शायद, मैं अपने लिए क्या कहूँ, और सबने कि आई मस्ट हैव डन सम गुड, यू नो, दैट हैज़ कम बैक टू मी। आपने इसमें एक चीज़ और लिखी है कि ड्रीम्स ऊंचे रखने चाहिए। हमारे कॉलेज में 5000 स्टूडेंट्स हैं। एक हमारा नया कॉलेज भी आया है, BSSS इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, आशा निकेतन कैंपस में जी, जो MBA का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज होगा सेंट्रल इंडिया का जी। और आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या कहते हैं? ड्रीम्स बड़े रखने चाहिए। हाँ, जैसे कि इस बुक में मेंशन है। हाँ, वन शुड ऑलवेज ड्रीम बिग। और अगर सपने ऊंचे नहीं होंगे तो हमारा, कह सकते हैं कि
जो जीवन में हमारी उन्नति है, जो ऊंचाइयों को हम छूना चाहते हैं वो नहीं छू पाएंगे। तो ऊंचे सपने, बड़े सपने देखना चाहिए। मृदुला जी, बुक का कवर पेज देखकर याद आता है, एक समय में एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची अपने पापा के पास अक्सर नीले गुलमोहर के फूल हाथों में लेके जाती थी और पापा फूलों वाले उन हाथों को चूम लेते थे और कहते थे कि बेटा, इन योर हैंड पर्पल स्काई। बिल्कुल ये वही मृदुला है जिसने ये बुक लिख दी है, अ हैंडफुल ऑफ पर्पल स्काई। जी, बिल्कुल सही। ये आपने उन्हीं कहा। यादों से जुड़ी हुई है। जी, जैकरेंडा के फूल मुझे बहुत पसंद हैं। इनफैक्ट मेरी जो पुरानी बुक्स भी है, देखिए हर एक के ऊपर कोई ना कोई फूल की इमेज फूल है। की image है। जाने कितने रंग पलाश के पे पलाश है, और इंतजार थक गया पर अमलतास है, अब इस दिल से क्या कहूँ पे अपना ये है हर सिंगार है, और एक ख्वाहिश ने पे वो है अपना रात की रानी। तो जनरली ये वो फूल हैं जिनको हम घर पर नहीं सजाते, जिनको देखकर हम खुश होते हैं। तो मेरे को लेकिन ये बहुत अच्छे लगते थे जैकरेंडा के फ्लावर्स, तो मैं इनको उठा के और लाती आप थी। ले जाती थी और आपके पापा आपके हाथ चूम लेते। जी, बहुत सुंदर जैकरेंडा के फूल, बहुत ही सुंदर मुझे लगते हैं। और ये पुस्तक उन लोगों के लिए आशा की किरण लाई है जो आज की तारीख में कैंसर से जूझ रहे हैं, जिनको लगता है जिंदगी अंधकार हो गई, जिनको लगता है अब हम नहीं बचेंगे। लेकिन नहीं, आशा की किरण ये पुस्तक। लेकिन इस पुस्तक में आप क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलती हैं मृदुला जी? मैं यही कहूँगी कि समय कितना भी मुश्किल हो, लेकिन अगर आप उम्मीद रखें और आपके आसपास जो लोग हैं, आपके फैमिली, क्योंकि फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। फैमिली जो है आपके लिए सब कुछ करती हैं और बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते। मैंने खुद भी ये महसूस किया कि मेरी फैमिली, आई वॉज वेरी रूड टू देम एट टाइम्स, आई वॉज वेरी हॉरेबल टू देम, बट दे स्टेड ऑन विथ मी और दे डिड सो मच फॉर मी। तो जो लोग आपके साथ हैं और आपके पास अगर बीती पुराने कल की यादें हैं और जीवन में कुछ सपने हैं, ईश्वर पे भरोसा है, तो हर समय कट जाता है, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता है। वो बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि वो तो फॉर्च्यून के लिए लिखा था, मैं समय के लिए भी कह सकती हूँ कि टाइम इज़ लाइक अ व्हील। वो ऊपर नीचे उसका चक्र घूमता रहता है, तो कभी आप नीचे जाते हैं, नीचे हैं तो फिर आप ऊपर जाओगे। तो कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, और जब मुश्किल समय आए तो सिर्फ कह सकते हैं कि आज पे भरोसा करके आप चलें, बहुत आगे का सोचें। क्योंकि मेरे को भी जब बोला 8 कीमो 25 रेडियो, तो मुझे लगता था कैसे कटेगा और कैसे पहुंचेंगे वहाँ तक पहुँचेंगे। तो धीरे धीरे जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, तो यही होता था कि 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, अब आधे मिडवे आ गए। तो वो वाला। और मैंने एक जगह बुक में भी लिखा है कि वो मैंने उससे कंपैरिजन किया है नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, जो वो रस्सी के ब्रिज होते हैं, उस पे आप नीचे से नदी बहती, उस पे से आप चलते हो, हिलता है, बहुत डर लगता है। तो मैं जब अपने हस्बैंड के संग जाती थी तो मुझे लगता था कि नहीं, बहुत अरे तो डर लग रहा है, मैं नहीं अब आगे कैसे जाऊँगी। तो इसे नहीं अब आधा रास्ता आ गई हो, आगे तो जाना है। तो फिर उसी तरह से मैंने अपना जो मुश्किल समय है उसको ही समझा कि अब भाई उस पार तो जाना ही है, इस पार तो बैठ के नहीं सिर्फ सोच से खुश नहीं हो सकता, क्योंकि बीमारी की जंग जब हो तो जज्बातों से काम नहीं चलता, ये तय बात है। और फैमिली एक ऐसा मेडिकल स्टोर होता है जिसके पास हर मर्ज की दवा होती है, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट होता है। वो आपकी मजबूती बढ़ाती है, स्ट्रेंथ बनती है और आप जीत हासिल करते हो। ये सभी ने किया। मेरी बेटी ने, मैं कह रही हूँ कि मेरे घर में किसी ने मुझे बगैर बाल के नहीं देखा। मैं बाल अपने हटा के फिर कैप लगा लेती थी, शॉल लपेट लेती थी। चीनी ने पूरे मेरे बाल मेंटेन किए, उनको धोना, उनको रखना। फिर शी सेज कि नहीं, और शी ओवरनाइट आई कैन से दैट मतलब द यंग गर्ल हैड turned into a mature person. Yes. That ever demanding girl. इतना, और मेरे बाल मेंटेन करना, मेरे वो जब नेल्स चले गए थे तो फिर भी उनको पेंट करना फिंगर्स को। वो मेरे हर कीमो के पहले जाके नई ड्रेस खरीदती थी पापा के संग जाके अपने, और फिर मैं कीमो के नेक्स्ट डे वो पहन के जाती थी ऑफिस। तो
कि शी सेज कि नहीं अच्छे से रहोगे तो योर मोरल विल बी अप। मैंने चीनी का लिखा हुआ भी इसमें पढ़ा, उसके शब्दों ने मुझे बहुत टच किया। जैसे आपने कहा ना, वो छोटी सी बच्ची आपकी बीमारी के दौरान काफ़ी बड़ी हो गई, उसके अंदर मम्मी के प्रति जो प्यार देखा, मुझे लगता है संस्कार परिवार से ही आते हैं। और भगवान आप दोनों को बहुत अच्छा रखे, लंबी उम्र दे। थैंक यू। और इस समय आपके साथ जिन लोगों ने सपोर्ट किया, चीनी ने एक वर्ड ये भी लिखा है, चीनी ने एक सेंटेंस ये भी लिखा है कि मम्मा आपने तो सबके साथ अच्छा किया, फिर भगवान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? क्या बोलते हो आप? कि उसके लिए क्या कह सकते हैं कि उसका तो कोई जवाब नहीं है। कोई शुरू में आई थिंक कि मेरे हस्बैंड भी पूछते थे डॉक्टर से कि क्यों हो गया, कैसे हो गया, तो उसका कोई जवाब नहीं है। बस यही कि उससे मुश्किल समय समझ के हमने काट लिया। और एक मैंने हमेशा ये फील किया कि वो कहते हैं ना कि गॉड गिव्स बर्डन टू दोज शोल्डर्स दैट कैन कैरी, बट आई फील गॉड गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू कैरी द बर्डन्स ही गिव्स यू। और बहुत सारी चीज़ें मैंने इस दौरान महसूस की कि वन शुड बी काइंड टू पीपल, वन शुड बी फॉरगिविंग, and one should always be a good person. One should never stop being a good person because of bad people. जो भी I think when you forgive you heal. और अगर सब ऐसे ही चलें तो ज़िंदगी बहुत पॉजिटिव है, हसीन है। हाँ, मैं तो आज भी कहती हूँ कि ज़िंदगी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। और चीनी ने भी लिखा है, क्योंकि बुक लिखने के पीछे चीनी और उनके पापा का ही हाथ है। मैं तो किसी से बताया नहीं था। जब ये बुक आने की बात हुई, देख के लोग मुझसे जो रोज़ मिलते थे पिछले 3.5 साल में, किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि मैडम तो रोज़ ऑफिस आती थी, काम करती थी, बैठती थी, किसी को पता नहीं लगा। तो चीनी ने कहा नहीं लिखो, इससे और लोगों को पता लगेगा, हिम्मत आएगी। और चीनी ने एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी इसमें कि आई एम सो थैंकफुल टू गॉड फॉर गिविंग अ फेरी टेल एंडिंग टू आवर लाइफ। यस यस, और ये फेरी टेल हमेशा बनी रहे। थैंक यू। क्योंकि आपकी इस बुक में लिटिल नगेट्स ऑफ विजडम, ये उन लोगों को प्रेरणा देती है जो ज़िंदगी के छोटे से अंधकार में खो जाते हैं। क्यों? हरगिज़ नहीं। अगर कोई बाधा आए तो मजबूती से जिएं। जैसे कि हमने मृदुला जी का जाना कि रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी, ये सब कराते हुए भी इतनी बड़ी पोस्ट संभाले रहीं, ऑफिस में किसी को पता भी ना लगा, और बहुत पॉजिटिव वे में ज़िंदगी को जीती रहीं और लोगों के लिए सबक बना। इस आशा की किरण के लिए मृदुला जी, सोसाइटी की तरफ से मैं आपका थैंक्स करती हूँ। और जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देती हैं? कैसे इस अंधकार से बाहर आए? देखिए, ये इतनी कठिन डगर होती है कि बहुत सारे लोग हमारे सहायता कर सकते हैं। उसी तरह से कि जैसे हम मान लीजिए सड़क पे चल रहे हैं तो लाइट उस पर कोई लगा सकता है, रोड की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकता है। और अगर हमें चलने में दिक्कत है तो वॉकिंग स्टिक हम ले सकते हैं या किसी का सहारा ले सकते हैं, लेकिन चलना हमें खुद ही पड़ता है। तो अपनी हिम्मत खुद ही बनानी पड़ती है। मैं तो कहती हूँ कि होप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैंने बहुत पहले कॉमिक, मुझे मेरे नेबर होते थे डॉक्टर हर्ष मिश्रा, जब मैं छोटी थी 2.5-3 साल की बच्ची थी, तो उन्होंने द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो पढ़ के सुनाई थी। तो उसमें कॉमिक में लिखा था, अब्रिज जो वर्जन था, कि द एंटायर विजडम ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ कंटेन्ड इन 2 words, वेट एंड होप। तो मैं कहती हूँ कि होप बहुत ज़रूरी है। I felt at times when there was no hope, I had to create my own hope. And जब कुछ नहीं हो तो be your own hero. Yes. क्योंकि अपने से ही मेहनत करनी पड़ती। फैमिली है मेरे संग, आई वॉज फॉर्चुनेट, डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे। यहाँ पे भी डॉक्टर फ्रेंड्स थे मेरे, डॉक्टर आभा जैन, डॉक्टर श्रीकांत जैन, डॉक्टर सुबोध वाशने, और डॉक्टर टीपी साहू, डॉक्टर सुनील कुमार, सब मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे डॉक्टर्स थे। लेकिन साहस और हिम्मत तो खुद से ही करनी चाहिए। वो आपको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उठ के चलने का प्रयास खुद ही करना पड़ता है। मृदुला जी, आप BSS के रिदम स्टूडियो में बैठी हैं। BSS के लिए एक IRS ऑफिसर क्या कहना चाहेगी? सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल फादर जॉन और आपको मिसेस मेहता को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे इस फोरम पे बोलने का मौका दिया और मेरे जो बुक है उसके बारे में चर्चा का मौका दिया।
बाकी मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं और चली जाती हैं, और कभी उनसे घबराना नहीं चाहिए। और जहाँ तक मेरी लाइफ की बात है, मैं ये कहूँगी कि इतने आपने मेरी सक्सेस के बारे में भी सुना, मेरी परेशानियों के बारे में भी सुना, और डे टू डे लाइफ भी जो है बहुत इजी नहीं है मेरे पास। पहले भी नहीं थी, बिकॉज बीइंग एन आर्मी वाइफ तो मुझे कह सकते हैं स्पाउस से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहता है मिला, क्योंकि दूसरी जगह हम लोग पोस्टेड रहते हैं, साथ में कभी नहीं रहे। बस 2 साल के लिए मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग यहाँ हुई जब मेरी बीमारी और ट्रीटमेंट चल रहा था। थैंक्स आपका हमारे रिदम पॉडकास्ट में आने के लिए। एक डाउन टू अर्थ प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स से मैं बात कर रही हूँ, और मुझे ज़िंदगी का वो सबक मिल रहा है कि कहीं आगे बढ़ने के लिए आपको सीधा रास्ता नहीं चाहिए, रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। आपके हौसलों में उड़ान होनी चाहिए, तभी आप हर मंजिल को पा सकते हैं। आप यूं ही आगे बढ़ती रहिए, 100 बरस जिए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS